तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं मेन हमारा टॉपिक जो हीम वाला है। ठीक है, आपके दो चैप्टर्स हैं इसके, आरबीसीज़ का और एक है डब्ल्यूबीसीज़ का। सही है, तो पहले हम बेसिक पढ़ लें। थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी मैं आपको कि ताकि थोड़ी सी ओरिएंटेशन हो जाए आपकी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। एनीमियास में हम पढ़ेंगे एनीमियास। सो सपोज करें आपकी जो सिंथेसिस हो रही होती है तो सारे के सारे सेल्स की वो सिंथेसाइज करते हैं बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो कौन से होते हैं? बोन्स के। ठीक है, अगर मैं सपोज करें ये है बोन, ठीक है, ये सारी पेश बना रही हूँ, एक बोन बना रही हूँ और बोन के अंदर जो है वो क्या होती हैं? बोन मैरोज होती हैं। बोन मैरो वो सेल्स होती हैं जो कि बनाते हैं सारे के सारे सेल्स के जो ब्लड सेल्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे प्रोड्यूस करते हैं। अब उसमें कौन सी ऐसी सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि स्टेम सेल्स होते हैं। और स्टेम सेल्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्लूरीपोटेंट जो होते हैं स्टेम सेल्स वो प्रोड्यूस करते हैं सारे के सारे जनरेशन जो होती है नेक्स्ट आरबीसीज़ की, डब्ल्यूबीसीज़ की, वाइट ब्लड सेल्स सब की। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो में डिवाइड हो जाता है ये स्टेम सेल्स। एक डिवाइड करता है ये माइलॉइड के अंदर, ठीक है, और सेकंड इस डिवाइड करता है लिम्फोइड के अंदर। लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स होते हैं और माइलॉइड प्रोजेनेटर्स होते हैं। अब जो माइलॉइड है इसे सिंथेसाइज करना है एरिथ्रोब्लास्ट मीन आरबीसीज़ वगैरह सिंथेसाइज करेगा। सेकंड ये है कि इसने मेगाकैरियोसाइट करना है, मीन प्लेटलेट्स सिंथेसाइज करेगा। इसके अलावा मोनोसाइट से सिंथेसाइज होगी और इसके अलावा जो होते हैं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, ये सारे सिंथेसाइज करेगा और न्यूट्रोफिल्स भी वो सिंथेसाइज करेगा माइलॉइड। जबकि लिम्फोइड की बात करें हम उसे बाहर साइड पे निकाल देते हैं। तो लिम्फोइड में जो सिंथेसिस होती है वो होती है तीन तरह के सेल्स होते हैं। इसमें होते हैं एन के सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, ठीक है। सेकंड जो होते हैं वो बी सेल्स होती हैं। सेकंड थर्ड जो होता है वो टी सेल्स होते हैं। जो बी सेल्स होती हैं वो प्रॉपर बन जाती हैं, बनने के बाद जो है वो यहाँ से रिलीज़ आउट होते हैं। लेकिन टी सेल्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं बनते, उनकी मैचुरेशन नहीं होती, वो यहाँ से रिलीज़ होके यहाँ पे हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो जाएंगे थाइमस में और थाइमस में जाके उन्होंने क्या करना है, वहाँ पर उनकी सही वाली प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अच्छा हम नेक्स्ट बात करते हैं माइलॉइड की। तो माइलॉइड किस में डिवाइड होता है, तो आपने ये कर लेना है कि ये डिवाइड होता है तीन के अंदर फर्दर। अच्छा, अब तीन में फर्दर किस तरह डिवाइड होता है कि इसने एक तो बनाना है इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट वो होती हैं जो कि उन्होंने जाके बनाना है आरबीसीज़ को, ठीक है, और या हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स को। तो ये इरिथ्रोसाइट्स बन गए हैं। अब हमारा जो एनीमिया प्रॉब्लम आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो इसी फेस में ही आएगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसे एनीमिया डेवलप कर गया है। सेकंड हम बात करते हैं कौन कौन सेल्स बनेंगे। इसमें बनेंगे मेगाकैरियोब्लास्ट। तो मेगाकैरियोब्लास्ट जो बनाते हैं पता है कि प्लेटलेट्स बनाते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं वो कोagulation वगैरह में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स बनती हैं, थर्मोब्लास्ट बनते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था आपको कि इसके अलावा जो है सिंथेसाइज होते हैं कौन कौन से, मोनोब्लास्ट भी होते हैं। ये मैं एक साथ लिख देती हूँ लेकिन एक साथ नहीं होते, इनके अलग अलग प्रोजेनेटर होते हैं, और लेकिन मैं एक साथ लिखती हूँ कि मोनोब्लास्ट बनते हैं। इसके अलावा बेजोफिल्स में डिवाइड होता है ये, और इसके अलावा इओसिनोफिल्स के अंदर डिवाइड होता है ये। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बता दिया आपको मायोब्लास्ट में मीन न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है हमें इससे से कंसर्न नहीं है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि इसमें इतना आप पहले पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या इनका फंक्शन होता है, वो उतना इनफ था। हमारा मेन मसला यहाँ पे ये है कि हमने एनीमिया पढ़ना है। तो एनीमिया में क्या है कि ये स्टेम सेल्स डिवाइड कर रही हैं आरबीसीज़ के अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एनीमिया डेवलप कर जाएगा। एनीमिया क्या होता है कि आपके आरबीसीज़ जो काउंट है वो कम हो जाए, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए, किसी भी तरह से आपकी जो ब्लड के अंदर जो है वो सेल्स कम हो जाए आरबीसीज़, और वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो उनकी होती है वो उसे कम ना कर पाएँ जितनी ज़रूरत होती है इंसान को, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, इंसान की ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है। पढ़ेंगे लुकीमियाज वगैरह, ठीक है, कैंसर वगैरह पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि टी सेल्स और बी सेल्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कब वो ज़्यादा होते हैं कब कम होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और बात की, सपोज करें ये पूरे का पूरा मैंने बताया है बोन मैरो। अब इस पूरे बोन मैरो, ये जो बोन मैरो है इसके अंदर इसका किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मेन जैसे कोई रेडिएशन करवाते हैं तो रेडिएशन जो है ना वो ख़राब हो जाए, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाए इसके सेल्स। या अगर सपोज करें कि अगर किसी ने ऐसी मेडिसिन ले ली, कुछ इस तरह की मेडिसिन होती हैं एंटीप्लास्टिक मेडिसिन जो कि है ना डिस्ट्रॉय करती हैं स्टेम सेल्स को और बोन मैरो को, अगर इस वजह से हो जाए तो आपको पता है कि इस वजह से जो एनीमिया होगा उसमें हर तरह के सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया मतलब है कि हर तरह के सेल्स की डिफिशियंसी होगी ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब नहीं बनते बोन मैरो के अंदर तो हम इसे कहते हैं कि इसे हो गया एप्लास्टिक एनीमिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब मैंने ये बना लिया है आपके लिए एनीमियाज़ का।
अब आपने किस तरह अनीमियाज याद रखना है, आपने एज सच बनाना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का। और ये एक पेज है तो आपने इसमें सब कंबाइन करना है, दूसरा पेज भी नीचे की तरफ, ठीक है, 2 पेज कंबाइन करनी है। और आपने इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा करके पूरी के पूरी अनीमिया को ना जो छाप देना है इधर। क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ आपको कि नोट्स बनाने का सिर्फ मकसद ये होता है, शॉर्ट नोट्स बनाने का, कि एट द एंड जो है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा लगता है बच्चों को, इतना ज़्यादा कि बच्चे 2-3 चैप्टर्स तो लाजमी छोड़ के जाते हैं। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी आसानी के लिए कि आप अभी से नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि आपको रिवीजन के लिए बहुत आसानी हो, ठीक है, ताकि आप पेपर्स में जो है ना बुक उठा के बैठे ना रह जाएं और स्ट्रेस ना होते रहें, बल्कि छोटे छोटे नोट्स बना के अपने जो हॉस्टल में है या घर में है जो एक वॉल है वहाँ पे लगा दें। और लगाने के बाद वक्तन फ़वक्तन आप उसे देखते रहें, जब आपका दिल करे या जब आपका टेस्ट होता है आप थोड़ा बहुत देख लें, एज़ कम्पेयर टू कि आप कुछ भी ना पढ़ें, अपने टेस्ट में कुछ ना कुछ पढ़ के तो आप टेस्ट दिया करें। और एनुअल में भी बहुत आसानी होती है, इससे आपकी पूरी की पूरी जो पैथ है ना वो आराम से कवर हो जाती है। सो मेरा मकसद सिर्फ ये है, जो बच्चे पहले नहीं बनाते आए नोट्स, उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 4th टर्म पैथों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाकी आई ENT वो उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आई के लिए भी नहीं, ENT के लिए भी नहीं, और क्या कहते हैं CMAT के लिए थोड़ी सी ज़रूरत होती है, वो बता दूँगी मैं आपको, लेकिन बाकी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है सिवाय पैथों के, ठीक है। पैथों की बहुत ज़रूरत है, ये आपको तब फील होगा अगर किसी ने नहीं बनाए, और उसको बिल्कुल एग्जाम्स में जाके ये बात फील होगी मेरी कि वाकई मैंने सही कहा था, ठीक है। अच्छा चलिए हम बात करते हैं एनीमियाज़ की। तो एनीमियाज़ की मैं आपको अगर डेफिनेशन बता दूँ, ठीक है, प्रॉपर सी, तो ये है कि डिक्रीज़ इन हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन बिलो लोअर लिमिट, ठीक है, जो लोअर लिमिट थी उससे बिलो हो जाए, लेकिन पर्टिकुलर किसका है, एज एंड सेक्स, क्योंकि हर एज के मुताबिक और हर सेक्स के मुताबिक जो है वो RBC की कंसनट्रेशन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उस एज और सेक्स के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है, ये नहीं कि हम ओवरऑल लेके हम बात कहते हैं एक ही हम एक रेफरेंस लिस्ट बना लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है, कोई नहीं सुनता, लेकिन फिलहाल मैंने फिर बता दिया आपको। नेक्स्ट आपके हैं कि आपके कौन से साइन सिम्टम्स आती हैं एनीमिया की वजह से। जैसा कि आपको सबको पता है कि कोई भी एनीमिक पेशेंट हो तो आप कहते हो ओहो तुम तो बहुत कमज़ोर लग रहे हो, तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को डिस्निया भी हो रहा होता है, ठीक है, उसको जल्दी सांस भी नहीं आ रहा था, और फिर ये भी कह रहे होता आप कह रहे होते कि तुम बहुत पीले पीले लग रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बंदा जो है एनीमिक है, और कंजक्टिवा को देखते तो वो भी पेल होती है। ऐसे पेशेंट को हर वक्त सर में दर्द रहता है, हल्का हल्का पेन सर में दर्द होता ही रहता है। फिर इन लोगों की CBC करवाते हैं तो वाकई में जो है ना हीमोग्लोबिन लेवल कम मिलता है हमें। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए फिर हम कहते हैं कि इनको ना अंजाना की तरफ जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती है, कि अंजाना भी हो सकता है इनको, ठीक है। ये इसके सारे सिम्टम्स हैं। आपको जो भी एनीमिया का सिनेरियो आएगा उसमें थोड़ी बहुत बातें ये वाली बताएंगे, फिर उसके अलावा आपको लैब की इन्वेस्टिगेशंस लाजमी वो देंगे कि ये हमें लेबोरेटरी में फाइंडिंग हुई है CBC में, ठीक है, तो आप बताएं क्या है इसका। तो बहुत ही ईजीली हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह चलेंगे तो फिर होगा, वरना रैंडमली अगर आप पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल है। अच्छा जी, सेकंड ये बात कि आपने ये करना है पैथोमा से एनीमियाज को लाजमी वहाँ से रीड करना एक दफ़ा, और जो बुक में है वो मैं आपको करवाऊँगी, ये बुक में कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है, लेकिन आपने बनाने एक नोट्स हैं जिसमें आपकी पूरा प्रॉपर जो है ना हर एक चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब एनीमियाज की जो है ना क्लासिफिकेशन वो थोड़ी सी अजीब सी दी हुई है आपकी बुक में और फिर आपकी पैथोमा में भी, तो मैंने कंबाइन किए सबको, और आपने इसी तरह से चलना है इसको कि एनीमिया जो डिवाइड किया वो 3 में है। एक तो आपको पता है कि नेचुरल सी बात है कि ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया तो होगा। अब वो कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसके अंदर ब्लड लॉस हो गया तो वो एनीमिया हो गया, ठीक है, वो एक्सीडेंट्स की सूरत में है। फिर ये है कि आपकी जो मतलब किसी पेशेंट की जो है इम्पेयर्ड सिंथेसिस हो जाए, मीन जो RBCs हैं वो प्रोड्यूस ही ना हो, वो सही तरह से सिंथेसाइज ही ना हो। वो किस वजह से सिंथेसाइज नहीं होते, हम वो शुरू से आखिर तक उसका जो एक सफ़र होता है सिंथेसिस का वो लेके आएंगे। ये पहले बोन मैरो मसला होगा, अगर सपोज सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें बिल्कुल स्टार्ट से अगर हम लें, तो आपको पता है कि जो आपका किडनी होता है, किडनी रिलीज़ करता है एरिथ्रोपोएटिन। और वो क्यों रिलीज़ करता है, क्योंकि जो किडनी होता है उसके जो ग्लोमेरुलर के पार्ट होते हैं, जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स वगैरह होते हैं, ये सारे सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं हाइपोक्सिया को। जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हाइपोक्सिया होता है, फ़ौरन सिग्नल आता है कि जी एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ करें। एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ होता है और ये जाकर स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को कि आप जल्दी जल्दी से जो RBC प्रोड्यूस करें, बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हो गया है। तो अगर किडनी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है, सेंस नहीं होगा, तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर एनीमिया होगा, क्योंकि सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि बोन मैरो को स्टिमुलेशन नहीं मिल रही, ठीक है। एक ही हो गया। सेकंड हम क्या बात करते हैं कि बोन मैरो के अंदर चलो ठीक है एरिथ्रोपोएटिन से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन बोन मैरो के अंदर क्या मसला हो गया कि उसके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि बोन मैरो में अगर जो है ना वो सेल्स स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, या फिर उनकी सिंथेसिस सही ना हो, या फिर उनकी प्रोलिफरेशन ठीक ना हो, कोई मसला हो जाए स्टेम सेल्स के अंदर, वो उनका अपना कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, उससे हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ये पहले बता चुकी हूँ। इसकी कॉजेज़ बहुत सारी हैं, वो हमने पढ़नी है, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे
मालाफिजिक एनीमिया क्या होता है। मालाफिजिक एनीमिया यही है कि आपकी जो बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो के अंदर है जो बाकी के बॉडी के कैंसर है उन्होंने आके इन्फिल्ट्रेट करते हैं। हम कहती है ना, हम हर कैंसर में यही बात करेंगे, बल्कि आप ऐसे तो पढ़ेंगे कि इट इज़ मेटास्टाइज टू बोन, हर जगह हम ये कह रहे होते हैं, ठीक है। तो बोन्स में अगर जाएगा तो ऐसी बात है बोन मैरो में जाएगा, तो इन्फिल्ट्रेट करेगा तो वहाँ पर जो स्टेम सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे डिस्ट्रॉय करेगा तो वहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगी, तो हम कहते हैं मालाफिजिक एनीमिया। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये तीनों मैंने कहा था कि आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू के लिए नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन आ रही है मेजर वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज़्यादा जो है ना एससीक्यूज यहाँ से आती हैं। सो आपने इसको जो है ना वो सही से करना है और हमने सही से लेके चलना है इसको, ठीक है। इन तीनों की लैब इन्वेस्टिगेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी लैब इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि इम्पेयर सिंथेसिस हो रही है, पहले हम बोन मैरो से निकलें, उसके बाद क्या मसले हो सकते हैं कि ऐसा एनीमिया भी हो सकता है जिसमें सेल्स जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूस हो रहे हो, माइक्रोसिटिक सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हो, ठीक है, आरबीसी छोटे छोटे प्रोड्यूस हो रहे हो। इस केस में क्या होगा, क्यों ऐसा होता है। अब आप खुद सोचें कि अगर सपोज करें आप घर में कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, मतलब आप कोई भी ले लें चीज़, अब उसके लिए आपको कोई कंपोनेंट चाहिए या फिर आपको कोई चीज़ें चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको 5-6 चीज़ें चाहिए, उसके बगैर वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर उसमें से कोई एक चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए तो आप खुद सोचें कि आपके वो जो चीज़ आप बना रहे हैं उसमें एक कंपोनेंट कम हो जाए तो जाहिर सी बात है वो चीज़ कम हो जाएगी, वो शॉर्ट हो जाएगी ना। तो इसी तरह से अगर सपोज करें कि बॉडी के अंदर कोई कंपोनेंट्स जो हैं वो कम हो जाए, कौन से कंपोनेंट्स जो कि हीम को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अगर वो कम हो जाए, जैसे हम बात करते हैं आयरन की, तो आपको पता है कि हीम की स्ट्रक्चर के अंदर जो है आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीम मिलता है, हीम कंबाइन करता है ग्लोबिन के साथ, और ग्लोबिन जो 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होती हैं, जैसे हमने कहा था कि HbA के अंदर 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं, ये कंबाइन करके आपका जो है एक आरबीसी का स्ट्रक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो बना रहे होते हैं। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आयरन की डेफिशिएंसी होने से आप खुद सोचें कि एक चीज़ कंपोनेंट डेफिशिएंसी होगी तो हीम बनेगा ही नहीं। हीम नहीं बनेगा तो हीम कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो जो है ना आपकी जो बोन मैरो वो कोशिश करेगा कि जितना भी हमारे पास जितना भी कंपोनेंट है, जैसे सपोज करें आपके किसी घर में है ना कोई आप बना रहे हैं 3-4 जो है ना वो आप सालन बना रहे हैं, उसमें से ना घी नहीं है घर में, ठीक है, ऑयल की डेफिशिएंसी होगी, तो आप क्या करेंगे, ऑयल अगर जितना भी होगा आप उसे कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे कि हम हर चीज़ में ना थोड़ा थोड़ा डाल दें ताकि सब चीज़ें बन जाए लेकिन कंपनसेट हो जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है, चाहे वो चीज़ कम बन जाए उसके मुताबिक, उस ऑयल के मुताबिक कम बन जाए लेकिन फिर भी कंपनसेट हो जाए। इसी तरह से जो बॉडी है वो भी इस तरह करती है कि आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है तो हीम कम होता है, तो हीम कंपनसेट करने के लिए वो छोटे छोटे सेल्स बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये होता है कि डिवीजन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इतनी ज़्यादा डिवीजन, मल्टीपल टाइम्स डिवीजन हो रही होती है कि सेल्स जो है वो छोटे हो जाते हैं। बस आपने याद रखना कि इसमें माइक्रोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आपको आयरन की कहानी। अब अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो माइक्रोसिटिक होगा, माइक्रोसिटिक है तो मतलब इम्पेयर सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। ये सारी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही थी, है बोन मैरो के अंदर। अब आपको ये याद होना चाहिए, हम अगर इसकी मैं एक बात कर दूँ, सिर्फ एक बात कर दूँ कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी कब होती है, आयरन डेफिशिएंसी तब होगी ना जब एक इंसान जो है वो इम्पेयर्ड जो है ना वो उसकी मतलब एक तो या तो वो एब्जॉर्ब ना हो रही हो, या मेन मसला ये होता है कि हमारी आयरन जो है बॉडी के अंदर तब नहीं जाती जब हम जो है ना जो फूड ले रहे होते हैं उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो। बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं कि लोग जो है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है उनको एनीमिया हो जाता है। लेकिन सेकंड एक सेकंड तो नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट मैं अगर कहूँ तो अगर किसी ऐसे पेशेंट है जिसके क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, अगर आप कहेंगे ब्लड लॉस तो मैं यहाँ पे लाना चाहिए, ब्लड लॉस के अंदर नहीं, वो था ट्रॉमा के अंदर। इसमें ये क्रोनिक मैं कह रही हूँ, क्रोनिक में ये है जैसे किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, मीन स्टमक के अंदर जो है अल्सर बन गए हैं, उस अल्सर की वजह से जो है ब्लीडिंग होती है। अगर वो ब्लीडिंग होती रहे थोड़ी थोड़ी होती रहे, उससे क्या हो जाएगा कि आयरन जो है ना वो लॉस हो रहा है, क्योंकि ब्लड में अंदर आयरन होता है, ठीक है, आरबीसीज के अंदर, उसकी वजह से भी जो है ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होगा, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना। इसके अलावा तो आयरन की डेफिशिएंसी जो होती है उन पेशेंट में भी होगी, उन फीमेल्स में भी होगी जिनमें क्या होगा कि मेनोरेजिया और मेटामेनोरेजिया होता है। वो क्या होता है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हो रही होती है तब भी होता है। और इसके अलावा मैं बता चुकी हूँ कि क्रोनिक ब्लड लॉस होगा किसी पेशेंट के अंदर, किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है और काफ़ी अर्से से उसको ब्लड लॉस हो रहा है तब भी उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होगा, क्योंकि मेनली तो आयरन ही लॉस हो रहा है ना आरबीसीज की फॉर्म में, ठीक है, उसमें ब्लड लॉस नहीं आएगा। ब्लड लॉस तब होता है जब एक्सटर्नली जो है ना आपके बाकायदा तौर पर ट्रॉमा लग के तो बहुत अच्छा खासा ब्लड लॉस हो जाए। अच्छा जी, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, एक तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, अगर आयरन के बाद क्या चीज़ आ रही है, प्रोटोपोरफायरिन आ रही है। प्रोटोपोरफायरिन रिंग्स जो नाम बने, अगर प्रोटोपोरफायरिन उनकी म्यूटेशन होती है इसकी जैसे भी होता है, और लेड की पॉइजनिंग की वजह से भी ये होता है, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे, मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट। ये भी सिर्फ आपको एक जनरल में ओवरव्यू दे रही हूँ। तो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, उसमें क्या होते हैं, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया किसी जैसे हम नाम देते हैं, इसको एक सिडरोब्लास्ट सेल बन जाता है।
ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है, क्योंकि आयरन तो नॉर्मल है, तो आयरन जो है वो अकोमोडेट हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वो एक रिंग बना देती है, इसे हम कहते हैं सीटोब्लास्ट। ठीक है। अब अच्छा, इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो कंजेंटल भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। मैंने बता दिया कि इसको म्यूटेशन भी हो सकती है किसी इंसान के अंदर जो कि उसको सिंथेसाइज करवा रहे होते हैं प्रोटोपोरफायर रिंग को, या फिर एक्वायर्ड भी हो सकती है अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए तो। ठीक है। अच्छा, अब ये बात भी हमारी हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलासीमिया की। थैलासीमिया में देखिए हमने बात कर ली आयरन की, प्रोटोपोरफायरिन की बात कर ली। हम बात करते हैं कि ग्लोबिन सिंथेसिस, ग्लोबिन चेन की। ठीक है। ग्लोबिन चेन्स भी तो इंपॉर्टेंट है आरबीसीज बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो अगर अल्फा और बीटा जो है ना चेन्स ना बने तो इसे हम कहते हैं थैलासीमिया। और थैलासीमिया जो है इसकी में म्यूटेशन आती होती है मेनली। ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन भी होती है एक, और वैसे म्यूटेशन भी हो जाती है। तो इसमें क्या होती है, ग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होती। ग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होती तो थैलासीमिया हो जाता है। थैलासीमिया जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है ना मोस्ट कॉमन है, एक कंजेनिटल डिजीज़ है। ठीक है। बाय बर्थ ये होती है। और इसके अलावा ये बात याद रखनी है कि इसमें बार बार जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते होते हैं बच्चे को, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो जाता है जो कि उसके उनके हार्ट को इफेक्ट करता है, और सेकंड और थर्ड डिकेड में जाके इनकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो आप जब पाकिस्तान में बहुत थैलासीमिया सेंटर बने हुए हैं, अगर आपने रिसर्च करनी है आप जाके देख सकती हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं बच्चे थैलासीमिया के। ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट के, अच्छा ये एक कौन कौन सी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट है आपके थैलासीमिया का इंपॉर्टेंट है, और एंड एफिशिएंसी एनीमिया का ना इसकी ऐसी कुछ आते थे। इन दोनों के ऐसे कुछ नहीं आते, तो ये दोनों एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में ये होता है कि एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आपने ये बात याद रखनी कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ अनीमिया इन हॉस्पिटल पेशेंट या हॉस्पिटलाइज पेशेंट, तो वो होता है अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में होता है क्या। अब एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है, इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ है, डिजीज़ के साथ इन्फेक्शन तो लाजमी होते हैं ना। तो बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, वैसे भी बैक्टीरिया बहुत होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब होता ये कि बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी रिस्पॉन्स करती है कि बैक्टीरिया कहता है बॉडी को कि मुझे आयरन चाहिए। ठीक है। मुझे सर्वाइव करने के लिए आयरन चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारी बॉडी कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें आयरन नहीं देना। ठीक है। अगर मैं तुम्हें आयरन दे दिया फिर वो तो और वो कर जाएंगे, वो तो और स्टे कर जाएंगे। ठीक है। तो बॉडी उनको आयरन नहीं देती। अब आयरन उनको नहीं ना देने के चक्करों में क्या करती है हमारी बॉडी के आयरन को जो है वो स्क्वीस्टर कर लेती है, वो छिपा लेती है, वो रिलीज़ नहीं करती। ठीक है। जब वो हमारी बॉडी आयरन जो है वो नहीं देगी, बैक्टीरिया को तो नहीं देती, चलो ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें नुकसान क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को भी नहीं देती। हमारी बॉडी को नहीं देती तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आयरन जो है वो स्क्वीस्टर हो जाती है। ये बात समझ आ गई आपको, इतनी ही काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, आपने माइक्रोसिटिक एनीमिया कर लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके हम लैब इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी और इसकी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रोसिटिक। अब मैक्रोसिटिक क्या होता है, मैक्रोसिटिक में ये होते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो बड़े हो जाती हैं। अब सेल्स जो है ना वो बड़े हो जाती हैं, वो इतने काफ़ी बड़े हो जाती हैं। क्यों बड़े हो जाती हैं, वो इसलिए हो जाती हैं कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी से सिंथेसिस होती है उसमें डीएनए सिंथेसाइज भी होना होता है, जाहिर सी बात है। डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए जो है कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि सिंथेसाइज करवाते हैं। वो कौन कौन से होती हैं, वो होते हैं विटामिन B12 होती है, और वो होती है फोलेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है। दोनों होता ये है कि जो फोलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में होता है, लेकिन ये वर्क करता है एज अ अलोन, मतलब मिथाइल जो है रिमूव करना होता है। ये मिथाइल रिमूव करने के लिए जो है ना लेके आता है वो विटामिन B12 आता है और उस मिथाइल को रिमूव करवाता है। ठीक है। जब ये फ्री हो जाता है फिर इसने जाके डीएनए की सिंथेसिस करवानी होती है। ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। जब दोनों की डिफिशिएंसी हो जाएगी, किसी एक की डिफिशिएंसी भी होगी तो बात तो एक ही है, डीएनए की मैचुरेशन नहीं होगी। डीएनए की मैचुरेशन नहीं होगी तो जैसे इमेच्योर सेल्स होती हैं, बड़े बड़े इमेच्योर सेल्स होंगे, वो डिवाइड नहीं करेंगे तो वो एज सच जो है ना वो बॉडी में रिलीज़ हो जाएंगे। अभी बॉडी में रिलीज़ हो जाएंगे तो हमें बड़े बड़े सेल्स मिलेंगे, इमेच्योर सेल्स मिलेंगे। और हाँ, एक और बात मैं बिल्कुल भूल गई बताना कि अगर माइक्रोसिटिक एनीमिया है तो उसमें जो है ना ये बात डिसाइड कर लें कि एमसीवी, मैंने पहले बता चुकी हूँ, एमसीवी जो होगा वो 180 से कम होगा। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया, सीबीसी में हमने देख ली कि एमसीवी 80 से कम है, तो हम फटाफट से मैक्रो में आ गए। मैक्रो में जो है ना ये कॉजेज होती हैं, फिर हम इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। अगर एमसीवी 80 से ज़्यादा है, मैक्रोसाइट्स ठीक है 80 से ज़्यादा है, तो हमने फटाफट करवाना है कि हमने फिर इनके लिए इन्वेस्टिगेशन करवानी है। तो इसमें मैं बता दिया कि विटामिन B12 और फोलेट जो ये सबको पता होती है कि इससे मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो कि आपने नोट करनी है इस लेवल पे कि इसके अलावा भी ऐसी कॉजेज़ होती हैं जो कि करवाती हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। वो कौन कौन सी होती हैं।
वो अपने याद में अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहलिज्म जो पेशेंट होते हैं उनको भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा कंपनसेटरी भी होता है। कंपनसेटरी का मतलब ये है अगर बंदे का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो क्या करती है कि बॉडी रिस्पॉन्स करती है कि फटाफट से ना मैं आरबीसीज बनाऊँ। वो फटाफट बनाने के चक्कर में ना क्या करती है कि ना जो इमेच्योर सेल्स होती है वो उसको भी रिलीज़ कर देती है, ठीक है। इसलिए जो है ना कंपनसेटरी भी होती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी होती हैं। अब ये ड्रग्स जो होती हैं वो एक्ट करती हैं बॉडी पे, डीएनए सिंथेसिस ख़राब करती हैं, उसकी वजह से भी जो है इम्पेयरमेंट हो जाती है और इमेच्योर सेल्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर आपको ये याद नहीं होता तो मैं आपको याद करवा देती हूँ इसको कि ए से अल्कोहल, बी से विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सी से कंपनसेटरी, डी से ड्रग्स और ई से है एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स और एफ से है फोलेट डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये इसकी कॉजेज़ हो गई हैं। अब मैक्रोसाइटिक सेल्स के अंदर जो है ना हमें बड़े बड़े मैक्रोसाइट मिलेंगे, लेकिन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें मिलेगी वो मिलेगी, आपने याद रखनी है कि इसमें मिलती होती हैं हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ये नाम जहाँ पे भी आ जाए तो अपना कंफर्म वाला होता है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है। और इसकी हमने किस तरह इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो हम नेक्स्ट बताएंगे। ये मैंने आपको बताया है कौन सी बड़ी क्लास बताई है, इम्पेयर प्रोडक्शन वाली, ठीक है, जिसमें सिंथेसिस नहीं हो रही। अब नेक्स्ट हमने करनी है, पहले हम ये करेंगे और उसके बाद हम डिटेल से करेंगे। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो जाती है, हीमोलिटिक एनीमिया भी कहते हैं। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉडी के अंदर सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएं, सब कुछ ठीक हो गया, वो सब कुछ ठीक बन के वहाँ से बन के फैक्ट्री से बन के हमारी बॉडी में आ गए, बॉडी में आने के बाद जब वो रन कर रहे होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर तो उनमें ऐसी कुछ चेंजेस आ जाती हैं। ये भी म्यूटेशन कॉजेज होती है। मेनली क्या होता है कि बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो है वो फ्रेजाइल हो जाता है। अगर फ्रेजाइल हो जाएगा तो अगर थिन वेसल से गुजरेगा तो उनकी हीमोलिसिस हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई और फैक्टर होते हैं जो कि बाहर से आके उनको ट्रिगर करवाते हैं और उनकी हीमोलिसिस करवाते हैं। तो जितने भी हीमोलिसिस के कॉजेज हैं हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैं बताती हूँ उसके।